एपिसोड 111 टू 115। इतना बोलकर उठने लगा कि तभी आकृति बोली, मुझे पता है आपको क्या इम्पोर्टेंट काम है। रक्षित ने आकृति की गालों पर पिंच करते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। लग रहा है अद्विक ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। वहीं अद्विक रक्षित की बात सुन तिरछा मुस्कुराते हुए आकृति की तरफ देखने लगा। आकृति रक्षित की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद रक्षित वहां से अपने घर के लिए निकल गया। रक्षित के जाने के बाद अद्विक आकृति की तरफ देखने लगा। आकृति ने जैसे ही यह महसूस किया, वो जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी और ओहान को अपने गोद में लेते हुए बोली, चलो बेबी, मम्मा आपके साथ खेलना चाहती है। आकृति की बात पर अद्विक अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। वहीं आकृति ओहान को लेकर मुस्कुराते हुए वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अद्विक आकृति को जाते हुए देख अपने मन ही मन बोला, अच्छा वाइफी, मुझे परेशान कर रही हो। कोई ना कर लो परेशान मुझे, पर मैं रात में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अद्विक अपना फोन निकाल कर स्क्रॉल करने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह ठहर गए और कुछ देखकर उसकी आंखों में चमक आ गए। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, बस वैसे कल का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। ये बोल अद्विक मुस्कुरा उठा। वो तुरंत एक नंबर डायल करता है और कॉल पर कुछ बातें करने लगा। रात के करीब 8 बजे राठौर मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सभी डिनर कर रहे थे। कुछ देर में डिनर करके सभी अपने अपने रूम में चले गए। वहीं विवेक कार की चाबी उठाकर मेंशन से बाहर चला गया। सुनैना जी उसे रोकने जा रही थी, पर विवेक को जरूरी काम था बताकर वहां से बाहर आ गया। विवेक बाहर आकर वह कार में बैठा, फिर कार को आगे बढ़ा दिया। रास्ते में ही विवेक के फोन पर कॉल आया। विवेक ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से उसके कुछ फ्रेंड बोले, कहाँ है यार तू, जल्दी आ यार, हम सब तेरा क्लब में वेट कर रहे हैं। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, आ रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा, कहकर विवेक फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया। अचानक ही विवेक कार ड्राइव करते हुए एकदम से कार रोका देता है और हड़बड़ाते हुए खुद में ही बोला, ओ शीट, ये क्या हुआ और ये क्या है, कहकर विवेक तुरंत सीट बेल्ट खोलकर कार का डोर ओपन करके कार से बाहर आ गया। रोड पर एक लड़की नीचे बैठी हुई थी। उसके हाथ में रखा सारा सामान गिर चुका था। ये देखकर विवेक ने कहा, सॉरी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी वो लड़की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, एकदम से अपने बालों को पीछे करके खड़ी हुई और विवेक की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान कहीं और था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। वही विवेक की नजर तो बस उस लड़की के चेहरे पर ठहर गए। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, लंबी लंबी पलकों वाली, बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी होंठ, छोटा सा गोल मटोल सा चेहरा। उस लड़की को देखकर विवेक को एक अलग ही एहसास हो रहा था। विवेक की नजर तो अब उस लड़की के पतले सॉफ्ट होठों पर ठहरे हुए थे। उसे तो उस लड़की की कही बातें सुनाई ही नहीं दे रहे थे। वही वो लड़की एक साइड में गिरे सामान को उठाते हुए बोली, क्या आप मुझे कुछ दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं। उस लड़की की प्यारी आवाज को सुनकर तो विवेक और भी ज्यादा उसमें खो गया। विवेक कुछ बोला ही नहीं। तभी वो लड़की एक बार फिर से बोली, सुनिए, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं। विवेक ने इस बार सुना और जल्दी से बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। वह लड़की जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। वही विवेक ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार को आगे बढ़ा दिया। वो लड़की थोड़ी परेशान सी लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, जिसे विवेक देखकर समझ भी पा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एकदम से वो लड़की विवेक को कार रोकने के लिए बोलती है। विवेक ने कार रोका तो वो लड़की विवेक को एक नजर देखते हुए बोली, थैंक यू। अचानक ही विवेक की नजर कार से बाहर एक छोटे से टूटे फूटे घर पर गई। वो लड़की जिसके हाथ में कुछ सामान था, उसमें उसके कुछ फाइल्स थे। जल्दबाजी में वो लड़की अपने फाइल को वही कार में ही भूल गई और तेजी से डोर ओपन कर तुरंत घर के अंदर चले गई। विवेक बस उस लड़की को जाते हुए देख रहा था।
उस लड़की के जाने के बाद विवेक सीट से अपने सिर को टिकाया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। विवेक को अभी भी उस लड़की की खुशबू अपने कार में महसूस हो रहे थे। वो मदहोशी के साथ बोला, क्या भला की खूबसूरत थी, ये कमसिन हसीना तो आज मेरा दिल चुरा कर ले गई। ये बोलते हुए विवेक के होठों पर एक दिलकश स्माइल थे। कुछ सेकंड बाद विवेक एकदम से कार को स्टार्ट किया और उसे आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अदिति डिनर करने के बाद अपने रूम में आई। सबसे पहले वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अब तक अपने नाइट ड्रेस पहन लिए थे। उसने सिंपल सा एक कैप्री और टॉप पहन रखी थी। वो बेड पर आकर लेट गई। अदिति खुद से ही बोली, आह बहुत थक गई हूँ। इतना बोलते ही उसने जैसे ही आंखें बंद किया, अचानक ही उसकी नजर फोन पर चली गई। फोन को देखते ही उसने तुरंत ही फोन को ऑन किया। उस पर रक्षित का ना ही कोई मैसेज दिखा और ना ही कोई कॉल। ये देखकर अदिति का मुंह बन गया। वो थोड़ा सा नाराज होते हुए बोली, रक्षित जी, आप बहुत बुरे हैं। पहले जब मैं आपसे गुस्सा थी, आपसे बातें नहीं करती थी, तब आप मुझे हमेशा मैसेज और कॉल कर करके परेशान करते थे। पर अब जब मैं गुस्सा नहीं हूँ तो आप मुझे एक भी मैसेज नहीं करते और ना ही कॉल। सच में मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी होती तो। इतना बोल अदिति चुप हुई। तभी उसके पीछे से आवाज आई, नहीं मानी होती तो क्या जान। इस आवाज को सुनते ही अदिति हड़बड़ाकर पीछे मुड़ के देखती है तो वहां खड़े शख्स को देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रक्षित को वहां देखकर एक पल के लिए अदिति चौंक गई। वहीं रक्षित मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फिर वो अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिया। अदिति तुरंत दूसरी तरफ चेहरा करके मुंह फुलाकर बैठ गई। अदिति को ऐसे मुंह फुलाया हुआ देख रक्षित के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो अदिति के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। अदिति अभी भी दूसरी तरफ चेहरा किए हुए थी। रक्षित कुछ सेकंड तक बिल्कुल रिएक्ट ना करते हुए वहीं बैठा रहा। फिर एकदम से वो अदिति को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अदिति रक्षित के ऐसा करने से एक पल के लिए थोड़ा चौंक गई, पर फिर वो नॉर्मल होकर खुद को रक्षित से छुड़ाने लगी। पर रक्षित उस पर अपनी पकड़ और कस देता है। फिर अपने सर को अदिति के कंधे पर रखकर बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्या हुआ जान, मुझसे नाराज हो। रक्षित के पूछने पर अदिति कुछ नहीं बोली। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तब तक रक्षित दूसरी तरफ अपना फेस लेकर गया और दूसरे कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, बोलो ना जान, क्या हुआ, तुम मेरी मुझे मिस कर रही थी जान। अदिति मुंह फुलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों मिस करने लगी आपको। भला आपने ऐसा क्या है जो मैं आपको मिस करूं। ये सुन रक्षित मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझ में ऐसा है क्या जो तुम मुझे मिस करो, पर मुझ में कुछ तो ऐसा है जिससे लोग मुझे मिस किए बिना रह नहीं पाते। इतना बोल रक्षित अदिति के गालों पर किस कर देता है। रक्षित के ऐसा करने पर अदिति अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी तो रक्षित मुस्कुरा दिया और एकदम से उसे अपनी तरफ पकड़ कर बोला, अब बस भी करो जान, देखो मैं तुमसे पूरे दिन नहीं मिला और ना ही हमारी बात हुई, अभी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना चाहता हूँ, थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ, थोड़ा तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, थोड़ा तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हूँ। रक्षित ये बोलते हुए अदिति को लेकर बेड पर लेट गया। अदिति, जो कि रक्षित की बातों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, वो बस अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। वहीं रक्षित मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ झुकने लगा। जहां अदिति इस वक्त बेड पर नीचे थी, वहीं रक्षित उसके होठों की तरफ वो धीरे धीरे झुकते हुए जैसे ही अदिति के होठों के करीब पहुंचा, अदिति एकदम से उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानने वाली। आपने मुझे दिन भर बहुत परेशान किया और जब मैं आपको चैटिंग किया तो आप किस तरह से मुझसे बातें कर रहे थे, मेरा कॉल भी पिक नहीं किए। मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। अदिति की बात पर रक्षित उसके हाथ पर ही किस कर लेता है तो अदिति तुरंत अपने हाथों को पीछे खींचकर उसे घूर कर देखने लगी, जिस पर रक्षित मुस्कुराते हुए बोला, जान तुम तो फालतू में मुझसे नाराज हो गई हो। वो आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम में फंस गया था
अदिति मुंह फुलाकर बोली, कुछ भी बहाने नहीं चलेंगे, आपको मुझे मनाना होगा, वो भी बहुत अच्छे से। रक्षित अदिति के बगल में लेट गया और उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया और बोला, तो बताओ जान, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। रक्षित के ऐसे पूछने पर अदिति अपने एक फिंगर को गालों पर टैप करते हुए सोचने लगी और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपको कल मेरी हेल्प करनी होगी। अदिति की बात पर रक्षित उसकी तरफ देखकर बोला, कैसे हेल्प। अदिति रक्षित की तरफ देखती है और फिर उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कुछ बोलने लगी। ये सुनकर तो रक्षित की आंखों में भी चमक आ गई। वो अदिति को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, वाह मेरी जान, क्या प्लान बनाया तुमने, एक बार में ही काम हो जाएगा, उसके बाद तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलोगी, अपने घर से शादी के बाद। पर अदिति उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, आपको सिर्फ हर वक्त अपना फायदा सूझता है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, आपको एक बार फिर से मुझसे शादी करनी होगी, वो भी सभी घर वालों के सामने, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुन रक्षित अदिति को लेकर पलट गया और बोला, ये क्या बात हुई जान, हमारी शादी तो हो चुकी है ना, पर हाँ, अगर तुम कहो तो हम रिसेप्शन रख सकते हैं, क्योंकि मैं वापस से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अब मैं शादी के बाद का कार्यक्रम करना चाहता हूँ। अदिति कंफ्यूज भरी नजरों से रक्षित की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, शादी के बाद का कार्यक्रम, वो क्या है। रक्षित अदिति की नोच पर अपने नोच से रब करते हुए बोला, शादी के बाद का कार्यक्रम मतलब सुहागरात चांद, जो कि अभी अधूरी है, हमारी वेडिंग नाइट तो हुई नहीं है। जैसे ही अदिति ने ये सुना, उसके गाल लाल हो गए। वो अपनी पलकों को नीचे झुका लेती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रक्षित की तरफ देखे। रक्षित अदिति के लाल गालों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे गाल जब लाल हो जाते हैं तो दिल करता है इन्हें खा जाऊं। इतना कहकर रक्षित नीचे झुककर एकदम से अदिति के गाल पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे अदिति के मुंह से आह निकल गई और वो रक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, छोड़िए मुझे। पर रक्षित अपने होठों को अदिति के होठ से जोड़ लिए। वहीं दूसरी तरफ अद्विक स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। आकृति ओहान को अपने रूम में लिए सुला रही थी। ओहान अभी आकृति के पेट पर लेटा हुआ था। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आकृति को पकड़ रखा था। आकृति भी अपने बेटे की पीठ को सहला रही थी। देखते ही देखते ओहान को नींद आ गई। वहीं आकृति भी ओहान को सुलाते हुए वो भी सो गई। वही अद्विक स्टडी रूम में बैठा अपना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। अद्विक की मीटिंग देर रात तक चलती रही। मीटिंग ओवर होने के बाद अद्विक ने अपने लैपटॉप को बंद किया। तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें अभी रात के 2 बजे बज रहे थे। ये देखकर अद्विक अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी तो सो गई होगी। ये सोच वो तुरंत अपने सारे सामान को एक साइड रखता है और सोफे पर से उठकर स्टडी रूम से बाहर आ गया। वो तेज कदमों के साथ चलते हुए आकृति के रूम की तरफ चला गया। जब वो रूम में पहुंचा तो देखता है ओहान आकृति से चिपक कर सो रहा था और आकृति का एक हाथ ओहान की पीठ पर था और दूसरे हाथ को वह ओहान के बालों पर रखी हुई थी। सोते हुए दोनों माँ बेटे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दोनों को ऐसे देख अद्विक के होठों पर स्माइल आ गया। वो धीरे से उन दोनों के पास चलकर गया और पहले झुककर अपने बेटे ओहान के गालों पर किस किया। फिर आकृति के पास जाकर उसके होठों पर एक लाइट किस करके बोला, गुड नाइट माय स्वीट वाइफी एंड माय लिटिल चैंप। फिर अद्विक उनसे अलग हुआ और अपने मन में बोला, वाइफी आज तो तुम बच गई, पर कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर अद्विक मुस्कुरा दिया। फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से फ्रेश होकर आने के बाद अद्विक वही बेड पर जाकर लेट गया और पीछे से ही आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह जब आकृति की आंखें खुली तो उसके बगल में ओहान लेटा हुआ था। अद्विक अब तक वहां से जा चुका था। आकृति जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो उसके पिलो के पास उसे एक रेड रोज और एक लेटर मिला। रेड रोज को देखकर आकृति की आंखों में चमक आ गई। वो रेड रोज के नीचे रखे लेटर को उठाती है और उसे पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग वाइफी, आई नो कि तुम मुझे ढूंढ रही होगी, पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अभी ऑफिस से कॉल आया था।
एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा, पर आज मैं दोपहर में आऊंगा। उसके बाद हमें राठौर मेंशन चलना है, क्योंकि दादाजी का कॉल कर हमें आने के लिए कहा है। इसलिए तुम रेडी रहना और ओहान को भी रेडी कर देना। आई लव यू वाइफी। ये पढ़कर आकृति मुस्कुरा दी, पर कुछ सोच वो उदास हो गई। वह मन ही मन बोली, आप आज का दिन भूल गए। मुझे लगा था शायद आपको याद होगा। इतना बोलकर वो थोड़ा उदास हुई और फिर अपने हाथ में पकड़े रेड रोज को हल्का से अपने होठों से चुम लिया। फिर आकृति ओहान की तरफ देखते हुए और अपनी उंगलियों को उसके बालों में चलाकर बड़े ही प्यार से उसे उठाते हुए बोली, बच्चा गुड मॉर्निंग, उठ जा मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी पाई। ओहान अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगा। आकृति को देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। ओहान मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चा। आकृति ओहान के गालों पर किस कर देती है, जिससे ओहान के गाल गुलाबी हो गए। ये देख आकृति मुस्कुरा दी, फिर ओहान को अपनी गोद में ली और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से बाहर आई। अब तक उसने ओहान को उसने ब्रश और बात करा दिया था। ओहान ने इस वक्त एक छोटा सा बाथरोब पहन रखा था। ओहान छोटे से बाथरोब में बहुत ही क्यूट लग रहा था। आकृति वार्डरोब से ओहान के लिए कपड़ा निकाल कर लाए और उसे पहनने लगी। फिर वो ओहान को कुछ खिलौने देकर बोली, बच्चा आप तब तक खेलो, मम्मा अभी फ्रेश होकर आती है। ओहान अपने गोल मटोल आंखों के साथ आकृति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओते मम्मा। फिर आकृति वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो भी फ्रेश होकर बाहर आई। फिर दोनों तैयार होकर रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आकृति ओहान को लेकर रूम में आई। फिर उसे स्टोरी सुनाने लगी और ओहान मस्त होकर खेलते हुए सुन रहा था। दोपहर के समय अद्विक अपने विला वापस आया। वो सीधे चलकर अपने रूम में गया। रूम में पहुंचकर अद्विक देखता है आकृति और ओहान मस्ती कर रहे थे। वो कुछ सेकंड तक डोर के पास खड़ा होकर उन दोनों को देखता रहा। तभी आकृति को एहसास हुआ कि जैसे अद्विक आ गया है। वो बिना अद्विक की तरफ देखे अपने धीमी आवाज में बोली, तो आप आ गए। अद्विक मुस्कुराया और चलकर आकृति के पास गया। फिर उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोला, हम्मम वाइफी तुम दोनों रेडी हो। इतना कहते हुए वो अपने एक हाथ से ओहान के गालों को टच किया। तो ओहान हंसते हुए बोला, हाँ डैडा, मैं और मम्मा दोनों लेडी है। अद्विक ओहान को अपने गोद में लेते हुए बोला, वाह मेरा चैंप रेडी है। पर चैंप को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ओहान मुस्कुराकर अपने छोटे से सिर को हिलाकर बोला, हाँ मुझे पता है, हम लोग दादाजी के घर जा रहे हैं। ओहान के ऐसा बोलने पर अद्विक ने ओहान से पूछा, अच्छा आपको ये बात किसने बताया? ओहान मुस्कुराकर बोला, मुझे मम्मा ने बताया है। हम लोग वहाँ चलेंगे और वहाँ मेरी बुआ है, छोटे दादाजी हैं, दादी हैं। ये सब बोलते हुए ओहान की आंखों में एक अलग ही चमक थे। अद्विक ने आकृति की तरफ देखा तो आकृति बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद तीनों विला से बाहर आए और कार में बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ विवेक आज ऑफिस नहीं गया था। वो अपने एक फ्रेंड के बुलाने पर उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था। विवेक जब वहां पहुंचा तो उसके दो फ्रेंड पहले से ही एक साइड वाले टेबल पर बैठे हुए थे। विवेक उनके पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। कुछ देर में वहां पर एक वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आई। विवेक ने जैसे ही अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़ी लड़की को देख वो चौंक गया, क्योंकि ये लड़की वही थी जो उस रात विवेक के कार के सामने आ गई थी और फिर विवेक ने उसे उसके घर ड्रॉप किया था। वही उस लड़की की भी नजर जब विवेक पर गई तो वो भी पहचान ली और तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके फ्रेंड विवेक की तरफ देखते हैं और फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोले, हमारे लिए 3 कोल्ड कॉफी और स्नैक्स लेकर आओ। ये सुनकर वो लड़की तुरंत थी वहां से चली गई। विवेक की नजर उस लड़की पर ही ठहर गए थे। वो उस लड़की को जाते हुए देखता रहा, फिर वापस अपने दोस्तों से बातें करने लगा। बातें करते हुए भी उसकी नजरें उस लड़की पर ही थे और उस लड़की को देख विवेक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए, जैसे उसके माइंड में कुछ शातिर प्लान चल रहा हो। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आया
और गुस्से से उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम एक कस्टमर को ढंग से ऑर्डर नहीं दे सकती, तो तुम्हें यहाँ जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। चलो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, प्लीज सर, मुझसे गलती से हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्लीज आप प्लीज मुझे मत निकालिए। मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है। ये सब बोलते हुए उसे लड़की की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वही वो मैनेजर गुस्से में चिल्लाकर कर बोला, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जब तुमसे कोई काम नहीं होता तो तुम आए क्यों हो? तभी वहां पर एक दूसरी लड़की आई और बोली, सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई। जिया नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेगी। वैसे भी उसे इस वक्त बहुत फीवर है, इस कारण थोड़ी कमजोर है। मिस जिया, जब तुम बीमार थी तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम क्या चाहती हो कि यहाँ कोई आए और इस तरह से देखें? मैं किसी बीमार एम्प्लॉय से जबरदस्ती काम करवा रहा हूँ। जिया घबरा कर बोली, ना सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वह मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। पर वह मैनेजर नहीं सुना और उसके सारी पेमेंट देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी बाकी की सारे पेमेंट और जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। जिया बार बार विनती कर रही थी, पर वह मैनेजर ने नहीं सुना तो मजबूरन जिया को रेस्टोरेंट से बाहर निकलना पड़ा। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिर रहे थे और वो रोते हुए बार बार यही बोल रही थी, अब क्या होगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा? जब घर पर सबको पता चलेगा तो वह लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते हुए जिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह बार बार साफ कर रही थी, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अभी बिना देखे आगे चली रही थी कि तभी सामने खड़े शख्स से टकरा गई। वह गिरती उससे पहले ही वह शख्स जिया को अपनी बाहों में समेट लिया। जिया को पहले से ही बहुत फीवर था और लगातार रोने के कारण उसके सर भारी होने लगा। फिर देखते ही देखते जिया उस शख्स के बाहों में बेहोश हो गई। ये देख उस शख्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह शख्स कुछ सेकंड तक जिया के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ लिए एक कार की तरफ बढ़ गया। विवेक जिया को अपने गोद में लिए अपनी कार के पास आया। वो जिया को कार के फ्रंट सीट में बिठाकर उसे सीट बेल्ट लगा दिया, फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वह कार ड्राइव करने से पहले एक नजर जिया की तरफ देखता है, फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके गालों को धीरे से सहलाकर बोला, उफ, कमसिन हसीन हो तुम। ये बोलते हुए विवेक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और फिर वह तुरंत कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। कार ड्राइव करते हुए बार बार विवेक अपनी बगल में बेहोश पड़ी जिया की तरफ देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ मेंशन के सामने एक साथ कई कार आकर रुकी। मेंशन के बाहर खड़े गॉड्स और सबकी नजर जैसे ही कार पर गई, एक गार्ड भागते हुए आया और जो सबसे पहला वाला कार था उसका बैक सीट का डोर ओपन किया और अद्विक बड़े स्टाइल के साथ अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कार से बाहर निकला। दूसरी साइड से आकृति ओहान को अपने गोद में लिए कार से बाहर आई। ओहान तो अब तक सो गया था। फिर वो दोनों ही मेंशन के अंदर चले गए। बाहर खड़े सारे गार्ड्स आंखें फाड़े बस उन तीनों को देख रहे थे। उन गार्ड्स को आकृति के गोद में एक बच्चे देख हैरानी हो रही थी। जब आकृति और अद्विक दोनों अंदर गए तो हॉल में इस वक्त दादाजी, विजय जी और सुनैना जी बैठी हुई थी। वो दोनों जाकर दादाजी के पैर छू लिए। सभी हैरान थे ये देखकर कि आकृति के गोद में बच्चा कौन है। फिर आकृति ने जाकर विजय जी के पैर छुए। दादाजी ने आकृति के गोद में बच्चे को देखकर पूछा, बेटा ये बच्चा किसका है? आकृति अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सीढ़ियों से अदिति भागते हुए आई और आकृति के गले लगाकर बोली, कहाँ थी यार तू? तू तो मुझे भूल ही गई। मेरा भाई क्या मिला तुझे तो तुझे मेरी याद ही नहीं आती। तभी आकृति धीरे से अदिति के कानों में बोली, अच्छा नंद रानी, ये बात तो मुझे तुझसे कहना चाहिए था कि मेरे भाई जो क्या मिले, तू तो मुझे भूल ही गई। सिर्फ भाई को ही मैसेज करती है, मुझे तो नहीं करती। आकृति की बात सुना अदिति की आंखें बड़ी करके उसके तरफ देखने लगी तो आकृति ने मुस्कुराकर अपने एक आई ब्लिंक कर दी।
तभी अचानक अदिति की भी नजर आकृति के गोद में लिए बच्चों पर गई। दादाजी एक बार फिर से आकृति की तरफ देखकर पूछे, आकृति बेटा, ये बेबी किसका है? आकृति इस बार भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उससे पहले ही अद्विक बोल पड़ा, ये हमारा बेबी है। ये सुनकर सभी हैरान थे। तभी सुनैना जी बोली, तुम्हारा बेबी? तुम कहना क्या चाहती हो? अद्विक, अभी तुम लोगों की शादी को 1 साल भी नहीं हुए और ये बच्चा कम से कम 3 साल का लग रहा है, तो बेबी तुम्हारा और आकृति का कैसे हुआ? कहीं ये बच्चा? इतना बोल सुनैना जी चीज चुप हो गई। वहीं सुनैना जी की बातें सुनकर बाकी सब भी सवालिया भरी नजरों से अद्विक की तरफ देखने लगे। तो अद्विक तुरंत बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बेबी मेरा और मेरी वाइफ का है। विजय जी ये सुनकर बोले, पर अद्विक, ये कैसे हो सकता है? भले ही मैं मानता हूँ कि सुनैना जी जो भी बोलती है हमेशा कड़वाई बोलती है, लेकिन आज उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। अद्विक जाकर सामने रख सोफे पर बैठ गया, फिर आकृति को भी अपने बगल में आकर बैठने का इशारा किया। आकृति भी ओहान को अपने गोद में लिए जाकर अद्विक के पास सोफे पर बैठ गई। फिर अद्विक सभी की तरफ देखकर सारी बातें बता देता है। जैसे जैसे अद्विक सारी बातें बता रहा था, सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ रहे थे। कुछ देर बाद जब सारी बातें सबको पता चल गई, तो दादाजी बोले, ये टीना ना तो मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक नंबर की चुड़ैल लगती थी। अच्छा हुआ जो हमारे घर की बहू नहीं बनी, वरना अब तक तो हम सबको बर्बाद कर चुकी होती। ये बोलते हुए दादाजी ने सुनैना जी की तरफ घूर कर देखा। सुनैना जी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो मन ही मन बोली, ये टीना किसी काम की नहीं थी। जब तक थी तब तक किसी काम नहीं आई, और अब न जाने कहाँ जाकर छुप के बैठी हुई है। आज तक उसका एक भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। वैसे मानना पड़ेगा टीना ने प्लान तो बहुत ही दमदार बनाया था, पर अफसोस शायद इस आकृति की किस्मत टीना से ज्यादा ही दमदार निकली। कुछ देर बाद दादाजी बोले, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज शाम को एक पार्टी है। ये सुन अद्विक और आकृति दादाजी की तरफ देखने लगे, जैसे मानो पूछ रहे हो कि किस चीज के लिए पार्टी है। दादाजी उनकी नजरों का मतलब समझकर बोले, तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम दोनों को ही नहीं पता कि आज क्या है। आकृति ने ये सुनकर अपनी नजर झुका ली। तो दादाजी बोले, अच्छा तो मतलब बहू को पता है, लेकिन मेरे नालायक पोते को तो कुछ भी नहीं पता। अद्विक अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी अब बात भी दीजिए ना, क्या है आज, आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? वहीं आकृति अद्विक को तिरछी निगाहों से घूरने लगी। तभी दादाजी बोले, नालायक, आज तेरी शादी को 1 साल हो गए हैं, मैरिज एनिवर्सरी है आज। वहीं अदिति जो कि वहीं खड़ी थी, वो हंसते हुए बोली, क्या भाई आप आज का दिन भूल गए? अद्विक ये सुन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर आकृति पर गई जो कि उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अद्विक हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मुझे सब याद रहता है। अदिति ये सुन अपने कमर को हाथ रखकर बोली, अच्छा भाई आपको याद था, तो बताए मेरी फ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट ला रहे हो? अद्विक हल्का मुस्कुराया और बोला, वो तो तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, मैंने पहले से ही सारी अरेंजमेंट कर दी है। अदिति मुस्कुराए और जल्दी से आकृति के पास जाकर गले लगाकर बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी फ्रेंड और मेरी प्यारी सी भाभी। ये सुनकर आकृति मुस्कुरा दी और फिर धीरे से बोली, थैंक यू मेरी प्यारी सी नंद और मेरी क्यूट सी भाभी। आकृति की बात पर अदिति के होठों पर भी स्माइल आ गई। फिर अदिति जाकर अपने भाई को भी एनिवर्सरी विश की, और बाकी फैमिली मेंबर ने भी अद्विक और आकृति को मैरिज एनिवर्सरी की बधाइयां दी। ओहान अभी भी सोया हुआ था, तो दादाजी बोले, अरे मैं तो अपने पर पोते से मिला ही नहीं, भाई मुझे भी अपने पोते से मिलने दो। जिस पर अद्विक बोला, दादाजी अभी वह सो रहा है, जब वो उठेगा तो खुद ही भागते हुए आपके पास आ जाएगा। ये सुन दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ बहू जाओ, तब तक तुम पहले मेरे परपोते को रूम में सुला दो। आकृति बस अपना सिर हिलाई और ओहान को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अद्विक भी बहाना बनाकर वहां से जाने लगा। तभी दादाजी बोले,
ओह हेलो, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? खबरदार, जो रूम में गए, हमें बहुत सारी बातें करनी है। अद्विक ने मुंह बनाया और बोला, ये दादाजी भी ना, मुझे मेरी वाइफ के करीब ही नहीं जाने नहीं देते। हर कोई मेरे प्यार का दुश्मन बना हुआ है। ये बोल वो चलते हुए आया और जाकर दादाजी के पास बैठ गया। फिर बोला, क्या बात करनी है आपको दादाजी? वहीं आकृति रूम में जाकर ओहान को बेड पर आराम से लेटा देती है। फिर उसे ब्लैंकेट से कर देती है। उसके बाद खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। तब तक अद्विक भी आ चुका था। जैसे ही उसने आकृति को देखा तो मुस्कुरा दिया। वहीं आकृति अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेती है। वो अभी अद्विक से नाराज थी। आकृति को नाराज देख अद्विक के होठों की स्माइल गहरी हो गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए आकृति के पास गया। आकृति वहां से जाने लगी। तभी अद्विक उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींच लिया, जिससे आकृति सीधे उसके सीने से लग गई। आकृति खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, तो अद्विक उसके कमर पर अपने पकड़ कसकर उसके चेहरे पर आए बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ? वैसे तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आकृति अद्विक के सवाल पर उसे घूरने लगी, तो अद्विक मुस्कुराया और आकृति के गालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, पता है, वैसे तुम्हारा गुस्सा भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम मुझे और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। आकृति उसकी बात सुनते ही गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। मतलब आप चाहते हो कि मैं हमेशा गुस्सा रहूं? अद्विक कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारे नाक और गाल दोनों ही लाल हो जाते हैं, तब मेरा मन करता है इन दोनों को ही काट कर खा जाऊं। अद्विक की बात पर आकृति हैरानी से अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले अद्विक की तरफ देखती रह गई, और फिर एक बार फिर से उसके सीने पर मारते हुए बोली, बेशर्म इंसान। अद्विक आकृति के हाथ को पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, ये बेशर्मी भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। वैसे इतना क्या? वह नीचे झुककर आकृति के होठों पर किस कर लेता है, जिससे आकृति एक झटके से दूर हो गई और अपनी उंगली अद्विक की तरह पॉइंट करते हुए बोली, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ और अब आपको मुझे मनाना होगा। ये बोलकर आकृति तुरंत वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं अद्विक अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, चल अद्विक बेटा, अपनी वाइफ को मनाने की तैयारी कर लें। शाम के करीब 7 बजे राठौर मेंशन के बैकयार्ड को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहीं मेंशन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अद्विक और आकृति लिखा हुआ था। धीरे धीरे सभी गेस्ट मेंशन के अंदर आ रहे थे। आज इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी इनवाइट किया गया था। राठौर फैमिली की पार्टी में आने के लिए सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि राठौर फैमिली का काफी नाम था। उनका बिजनेस इंडिया में नंबर 1 पर था और सभी लोग उनके साथ बिजनेस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। सभी बिजनेसमैन के यहाँ आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो सभी राठौर फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते थे। वहीं आकृति अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने सबसे पहले अपने बेटे को एक प्यारा सा आउटफिट पहनाया था। उसने नीचे व्हाइट कलर का शर्ट, ऊपर छोटा सा ब्लैक कलर का जैकेट और नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहन रखा था, जिसमें ओहान बहुत ही प्यारा लग रहा था। आकृति अपने बेटे को तैयार करने के बाद उसके गालों को बिहार से सहलाते हुए बोली, और मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। इतना बोलकर आकृति वहां के गालों पर किस कर दी, जिससे ओहान के गाल गुलाबी हो गए। ओहान के गुलाबी गालों को देख आकृति की होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसे पता था कि जब भी वो अपने बेटे को ऐसे किस करती थी तो उसका बेटा शर्मा जाता है, और यही बात उसे और अच्छी लगती थी। वो अपने बेटे को ऐसे शर्माते देखकर एक बार फिर से उसके दूसरे गाल पर किस कर लेती है, जिससे ओहान खिलखिला उठता है। आकृति ओहान को वहीं बैठने के लिए बोलती है और खुद अपनी ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद आकृति अपना ड्रेस पहनकर मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर अपने बालों को बनाने लगी। उसी समय अद्विक भी रूम में आया। रूम में आते ही वह सबसे पहले अपने बेटे की तरफ देखता है
और उसके बालों को सहलाकर बोला, वाह मेरा चंप, तो किसी हीरो से काम नहीं लग रहा। ये सुनकर ओहान के गोल मटोल आंखों में चमक आ जाती है और वो खिलखिलाते हुए बोलता है, डैडा, मैं हीरो हूँ, मुझे मम्मा ने रेडी किया है। ये सुनकर अद्विक मुस्कुराता है और फिर अपनी नजर ऊपर करके जैसे ही आकृति की तरफ देखता है तो उसकी नजरें वहीं ठहर जाते हैं। ब्लैक कलर की स्लीवलेस ब्लाउज पर रेड कलर की फ्रिल वाली साड़ी पहने हुए आकृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। वो अभी अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक लगाने के बाद आकृति ड्रेसिंग पर रखे अपने मंगलसूत्र को उठाने जैसे ही वह पहनने वाले थी, ठीक उसी समय अद्विक ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आकृति थोड़ी चौंक गई और हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगी। तभी अद्विक कोल्ड वॉयस में बोला, तुम ये नहीं पहनोगी। अद्विक की कही बात को सुन आकृति हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके अद्विक की तरफ देखने लगी। तभी अद्विक ने उसके हाथ से मंगलसूत्र ले लिया और पीछे की तरफ आकर खड़ा हो गया। फिर वो बड़े ही प्यार से अपने हाथों से आकृति के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। ये देख आकृति की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से एक आंसू गालों पर लुढ़क आए। अद्विक ड्रेसिंग टेबल की तरह झुका और वहां रखे सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर आकृति के मान को भर देता है। आकृति ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया और उसकी आंखों में ठहरे आंसू तेजी से बह गए। आकृति की आंखों में आंसू को देखकर अद्विक बेचैन हो उठा। उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या हुआ? वैसे ये आंसू क्यों? क्या तुम खुशी नहीं हो? आकृति अद्विक के हाथ पर अपने हाथ रखकर धीमी आवाज में बोली, नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। अद्विक आगे बढ़ा और आकृति के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, ना वाइफी, ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चाहे वो खुशी की हो या गम के। तुम बस ये समझ लो, मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे आकृति की होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी ओहान की आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, मम्मा, डैडी, क्या कर रहे हो? डैडा, आप मामा को किसी किसी कर रहे हो क्या? ये सुन आकृति तुरंत तक अद्विक को दूर धकेलकर ओहान के पास चली गई। वहीं अद्विक आकृति को ऐसे जाते देख अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, भाग लो, वैसे भाग लो, लेकिन कब तक? आज की रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मिलन होकर रहेगा। ये बोलते हुए अद्विक के होठों पर एक शरारती स्माइल थी। कुछ सेकंड बाद अद्विक ने वही बेड पर रखे अपने कपड़ों को उठाया और उसे पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब अद्विक तैयार होकर आया तो आकृति जब उसे देखती है, बस देखती रह गई। आकृति तो अद्विक की तरफ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। तभी अद्विक चलकर आकृति के पास आया और उसके चेहरे की तरफ झुककर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्या हुआ? वैसे कहाँ खो गई? जैसे ही आकृति ने अद्विक की आवाज सुनी तो वो हड़बड़ा गई। फिर जल्दी से उससे दूर खड़ी होकर बोली, कुछ भी तो नहीं, और मैं भला कहाँ खोऊंगी? आप खुद को ज्यादा ही स्मार्ट मत समझिए। अद्विक बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, स्मार्ट क्या बनना है वाइफी? मैं तो ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, इसमें कुछ कहने वाले क्या बात है? अद्विक की बात पर आकृति अपनी आंखें छोटी करके उसे देखती है, फिर अपने बालों को झटकते हुए वहां से अपने बेटे ओहान के पास चली गई। आकृति को ऐसे देख अद्विक के होठों की स्माइल और गहरी हो गई। वो आंखों में चमक लिए आकृति को देख रहा था। वहीं आकृति ओहान के पास जाकर प्यार से उसके गालों को टच करके बोली, चलो बेटा, हम चले। ये सुनकर ओहान मुस्कुरा दिया और जल्दी जल्दी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मम्मा चलो। फिर आकृति ओहान को अपनी गोद में उठा लेती है, फिर उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अद्विक की आवाज उसके कानों में गई तो उसके जाते हुए कदम रुक गए। अद्विक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, वाइफी, ऐसे अपने हब्बी को अकेले अकेले छोड़कर कहाँ जा रही है? आफ्टर ऑल, आज हम दोनों का ही दिन है। ये बोलते हुए अद्विक चलकर आकृति के पास आया। वही आकृति अभी भी पीछे नहीं मुड़ी थी। अद्विक ने आकृति के बिल्कुल पास आकर उसके कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, अब चलो, अब लग रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट फैमिली।